नमस्कार मित्रों, आज तारीख है 10 मई 2013 शुक्रवार और ये जो एसएमएस कैंपेन है उस वीडियो का दूसरा भाग है। मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया कि हमें एसएमएस से एमपी को ऑर्डर भेजना चाहिए और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा समरी इसमें रिपीट करूँगा। एसएमएस से ऑर्डर भेजने का मतलब क्या है कि आपको जो भी गवर्नमेंट में परिवर्तन चाहिए, जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए कि भाई नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, आपको नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना है, मायावती को बनाना है, तो आप अपने एमपी को ऑर्डर भेजो कि वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाए या मायावती को प्रधानमंत्री बनाए। फिर मैंने अपने एमपी को एसएमएस से अब तक में 6 ऑर्डर भेजे हैं। एक ऑर्डर ये भी भेजा है कि सीआरपीएफ के सैनिकों को आज्ञा दी गई है कि ऑर्डर दिया गया है कि यदि 15 सैनिक श्रीनगर में जा रहे हैं तो उनमें से 5 के पास ही बंदूक होगी। इस तरह का ऑर्डर मनमोहन सिंह ने निकाला है, तो वो ऑर्डर कैंसिल हो। फिर जो अभी संसद में वंदे मातरम गाया जा रहा था और उसने वॉकआउट किया, तो मैंने अपने सांसद को एसएमएस भेजा, आज एसएमएस भेजने वाला हूँ कि पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित करो कि उस एमपी को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाए। तो इस तरह से आप अपने अपने एमपी को एसएमएस भेजो। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है कि भाई एमपी को एसएमएस भेजने से क्या होगा। तो भाई इस तरह से तो नारेबाजी से क्या होगा, रैली निकालने से क्या होगा, आपके अकेले के वोट देने से क्या होगा। वोट देने से भी परिवर्तन तो तब आएगा ना जब 30-40 करोड़ एक पार्टी को वोट देंगे। जैसे कि है कि भाई नरेंद्र मोदी देश में इतने इतने परिवर्तन ला सकते हैं, पर वो कब ला सकते हैं जब 30 करोड़ लोग उसको वोट दे, तो 80 करोड़ वोटर में से कम 30 करोड़ लोग उसके और उसके आदमियों को। फिर अरविंद गांधी के लोग बोलते हैं कि भाई अरविंद गांधी देश में भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे। कि भाई कैसे ख़त्म कर देंगे, तो उनकी पहली कंडीशन होती है कि 30 करोड़ लोग हमें वोट दे। वो 30 करोड़ लोग 40 करोड़ लोग हमें वोट देंगे तो पार्लियामेंट में हमारे 200, 300, 100, 200, 300, 400, 500 सांसद आएंगे। तो पहली कंडीशन तो हमेशा जो दूसरे एक्टिविस्ट का जो मॉडल है उसमें भी पहली कंडीशन तो यही है कि हमें 30 करोड़ लोगों का साथ चाहिए, 40 करोड़ लोगों का साथ चाहिए। सारे एक्टिविस्ट एक बात पे तो है ही कि भाई हमारा प्लान है, हमारा विजन है, वो तभी सफल होगा जब उसमें 20, 30, 40, 50 करोड़ लोग शामिल होंगे। तो एसएमएस में भी इसी तरह की बात है। मेरे अकेले के एसएमएस भेजने से कुछ नहीं होने वाला, वो तो मैं अभी एग्री करता हूँ। सवाल ये नहीं है कि मेरे एसएमएस भेजने से क्या होगा, सवाल ये है कि 40 करोड़ लोगों को ये एसएमएस भेजना चाहिए या नहीं। मैं 40 करोड़ क्यों लोग बोलता हूँ, 40 करोड़ नहीं तो 35 करोड़ भी ठीक है, 45 करोड़ भी ठीक है, 50 करोड़ और भी अच्छा। 40 करोड़ इसलिए बोलता हूँ कि अभी भारत में 78 करोड़ वोटर है, 80 करोड़ से थोड़े कम। भारत की आबादी है 120, 150, 125 करोड़ के आसपास। उसमें से वोटर यानी कि 18 साल की उम्र से बड़े नागरिक है करीब 78 करोड़ और 80 करोड़ के बीच, यानी 40 करोड़, यानी वो एक्सप्लिसिट मेजोरिटी प्रूव हो गया। इसलिए मैं ये 40 करोड़ का आंकड़ा बोलता हूँ। तो 40 करोड़ साल नागरिक यदि एमपी को एसएमएस से ये ऑर्डर भेजे, क्या ऑर्डर भेजे वो हर एक नागरिक अपना अपना डिसीजन ले ले। एक से ज़्यादा भी भेज सकता है, 10 भेज सकता है, 200 भेज सकता है। और इसमें यदि 40 करोड़ नागरिकों ने यदि कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर भेजा तो उस दिशा में परिवर्तन शुरू होगा। तो यदि सिर्फ 2-5 लाख लोगों ने एसएमएस भेजा तो मैं खुद एग्री करता हूं कि उससे कोई चेंज नहीं होने वाला। और वो फ्लॉ हर एक एक्टिविस्ट लीडर के मॉडल में है। मान लो पूरे भारत में सिर्फ 2 करोड़ लोगों ने या 8 करोड़ लोगों ने या 10 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, तो भी उनसे कोई परिवर्तन नहीं होगा पाएगा। 10 करोड़ वोट से वो अधिक से अधिक कितने एमपी ला पाएंगे? अधिक से अधिक 100 एमपी ला पाएंगे, 150 एमपी ला पाएंगे, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अरविंद गांधी को मान लो 2 करोड़ लोगों ने वोट दिया तो भी कुछ नहीं होने वाला। 2 करोड़ वोट से तो वो सिर्फ बीजेपी के 30-40 सीट कम कर पाएंगे। उनकी तो 2 करोड़ वोट से तो उनके 2-3 एमपी जीत पाएंगे। एक जगह थोड़े कंसंट्रेट हो गए। पूरे इंडिया में यदि हर एक सीट में उनको 3% वोट मिलते हैं तो उनका एक भी एमपी नहीं जीतेगा। पर थोड़ा बहुत एक जगह कंसंट्रेशन हो गया तो उनके 2-3 एमपी चुन आएंगे। तो 2-3 एमपी क्या उखाड़ लेंगे पार्लियामेंट में। हर एक डिसीजन तो मेजोरिटी वोटिंग से होता है। तो इसी तरह से मैं भी एग्री करता हूं कि 1 करोड़ लोगों ने एसएमएस भेजा तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर यदि
40 करोड़ नागरिक एसएमएस भेजेंगे तो अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह प्रधानमंत्री को मिलेंगे और कहेंगे कि भाई ये एसएमएस 40 करोड़ नागरिकों ने 50 करोड़ नागरिकों ने भेजा है, इसको आप गैजेट में छापिए। अब कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं कि भाई भारत में गरीब आदमी के पास मोबाइल नहीं है तो क्या करे। एक तो भारत में अभी जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 50 करोड़ नागरिकों के पास एक या ज़्यादा मोबाइल है, 80 करोड़ वयस्क नागरिक है और उसमें से ये ट्राई का आंकड़ा है, करीब करीब ठीक होगा, हो सकता है 5% ज़्यादा, हो सकता है 5% 10% कम हो, पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बिल्कुल हवा में। आप अपने आजू बाजू नज़र लगाओ तो आपको दिखेगा कि भाई 40-50% लोगों के पास मोबाइल है। आजकल गरीब एरिया में भी आप चले जाओगे, रूरल एरिया में भी जाओगे तो भी 30-40-50% लोगों के पास मोबाइल होता है। फिर दूसरा इसमें मैंने सजेशन किया कि बिगिनिंग स्टेज में फिर एमपी कह सकता है कि भाई एक आदमी के मोबाइल पे मैं उसको और उसके फैमिली मेंबर को भी वोट डालने दूंगा। यदि उसके फैमिली मेंबर एग्री होते हैं तो, जैसे कि मान लो मेरी उम्र 60-70 साल है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरा बेटा है उसकी उम्र 20 साल है 25 साल है, उसके पास मोबाइल है। ये मैं यदि अपनी एमपी के ऑफिस में जाके कहता हूँ कि ये मेरा वोटर कार्ड है, ये मेरे बेटे का वोटर कार्ड है, मेरे बेटे के वोटर कार्ड पे ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और मेरा वोट भी इसी मोबाइल पे आएगा, मुझे अपने बेटे पे भरोसा है कि वो मेरे नाम से गलत नहीं डालेगा। यदि मैं पर्सनली जाके कहता हूँ तो एमपी उस मोबाइल पे 2 वोट एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे कि यदि उसने जो एसएमएस आया, एसएमएस में भले वो मेरे बेटे के मोबाइल से आया हो, लेकिन यदि उसमें मेरा वोटर नंबर है तो एमपी उसको मेरा वोट मान के चलेगा। दूसरा, हर एक आदमी को मोबाइल फ्री में दे सकते हैं। ये अडवाणी का प्रपोजल था, 2009 में उन्होंने दिया था पार्लियामेंट के इलेक्शन में और मैंने उसको सपोर्ट भी किया था। मैं अडवाणी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, मतलब मैं राइट टू रिकॉल के कानून के प्रचार के लिए इलेक्शन लड़ा था, मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ा था। अडवाणी जीतने वाले थे वो तो करीब करीब स्पष्ट था। तो अडवाणी के मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये था कि भाई हर एक आदमी को मोबाइल देना चाहिए और मैंने उसको सपोर्ट किया कि ये अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम यदि देश में हर एक आदमी को मोबाइल आ जाता है तो मेरा राइट टू रिकॉल कानून आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कैसे कि यदि 50% सिटीजन एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजते हैं रिजाइन, तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। ये मैंने अपने मैनिफेस्टो में डालने को सोचा था अप्रैल 2009 में। फिर मैंने क्यों नहीं डाला अप्रैल 2009 में, क्योंकि अप्रैल महीने में मेरा जो एरिया था गांधीनगर कंस्टिट्यूएंसी, उसमें सिर्फ 20-25% लोगों के पास मोबाइल था। मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 2009 की, और पूरे भारत में तो और भी कम था आंकड़ा, इससे 25-30% से भी कम था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि जब 30% लोगों के पास ही मोबाइल है और मैं लिखता हूँ कि यदि 50% लोग एसएमएस के ऑर्डर देंगे कि रिजाइन, तो वो तो एक जोक बन के रह जाएगा। फिर जैसे जैसे मोबाइल की संख्या बढ़ती गई, 60% क्रॉस हो गया, 70% क्रॉस गया। इस बार जब मैं इलेक्शन लड़ा दिसंबर 2012 में, असेंबली का इलेक्शन लड़ा, तब मेरा जो घाटलोड़िया एरिया जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ा था, वहाँ पे 70-80-90% लोगों के पास मोबाइल है। मिनिमम 85-90% लोगों के पास मोबाइल है। तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में, मैंने जो अखबार में मेरा एडवर्टाइजमेंट दिया था, उसमें मैंने दिया था कि मैं एक प्रॉमिस देता हूं कि यदि 50% सिटीजन मुझे एसएमएस से ऑर्डर भेजते हैं कि रिजाइन, तो मैं दूसरे दिन रेजिग्नेशन दे दूंगा, उसी दिन रेजिग्नेशन दे दूंगा। और मैंने सारे एमपी एमएलए को चैलेंज किया कि आप इस तरह का एसएमएस का प्रॉमिस देने को तैयार हो। और मैंने नागरिकों को भी पूछा कि आप अपने एमएलए से ये प्रॉमिस लिखवाइए कि यदि 50% लोग एसएमएस से रेजिग्नेशन का ऑर्डर भेजते हैं तो एमएलए है वो रिज़ाइन करेगा। किसी एमएलए ने, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या सीपीएम का हो, उसने, एमएलए कैंडिडेट ने इस बात को नहीं स्वीकारा। सब बीजेपी के, कांग्रेस के एमपी एमएलए सब यही बोलते हैं कि एक बार इलेक्ट हो गए उसके बाद 50% तो क्या 100% एमएलए, अरे 100% सिटीजन बोलेंगे कि रिज़ाइन, तो भी हम रिज़ाइन नहीं करने वाले, उनसे जो उखाड़ना है उखाड़ लें। वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों में से कोई पार्टी राइट टू रिकॉल को एक्सेप्ट नहीं करती। अडवाणी ने ओपनली अपोज किया राइट टू रिकॉल को, खैर वो उनकी बात है। लेकिन मैंने अडवाणी के इस प्रॉमिस को सपोर्ट किया था कि भाई हर एक आदमी को फ्री में मोबाइल देना चाहिए, कोई महंगा नहीं आता, 400-500 रुपये का आता है मैक्सिमम। तो एमपी का जो एमपी लैड फंड है वो साल का 2-3 करोड़ होता है, यानी 5 साल का कुछ 10-15 करोड़ जितना हो गया।
तो उसमें से वो 5 लाख जितने मोबाइल खरीद के लोगों में दे सकता है। तो एक एमपी में 20 लाख वोटर होते हैं। 20 लाख में से 10 लाख के पास तो मोबाइल होगा, बाकी 5 लाख को वो एमपी लैड के थ्रू फ्री में मोबाइल दिला सकता है और फैमिली मेंबर को रजिस्टर करवा सकता है। तो एक मोबाइल पे 2-3 लोग अपना यस नो भेजेंगे और उसके द्वारा वो 70-80% कंस्टिट्यूएंसी को कवर कर सकता है। अब मान लो किसी के पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि एमपी लैड में भी 5 साल लगेंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, तो एमपी उनके लिए ये प्रोसीजर रख सकता है कि आपको यदि कोई यस नो रजिस्टर कराना है तो आप मोबाइल से कीजिए। आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके फैमिली मेंबर के पास मोबाइल है, आपको आपके फैमिली मेंबर पे भरोसा है, तो उसके मोबाइल के थ्रू करिए, वो एक्सेप्ट कर लूँगा मैं। एमपी इसमें एक मोबाइल पे 3 या 4, 5 पड़ोसी को भी अलाउ कर सकता है, करना हो तो। देखो ये सारी चीज़ें यदि एमपी में नियत है तो की बात है। यदि उसकी नियत खोखली है, जैसे 70, 80, 90 शायद 100% एमपी की नियत खोखली है, तो उनमें से वो कोई कुछ नहीं करने वाला। पर एमपी को यदि 50% पॉपुलेशन को कवर करना है तो आज की तारीख में कर सकते हैं, क्योंकि 50% लोगों के पास मोबाइल है। नहीं है तो वो उनको सिम कार्ड खरीद के दे सकता है। बीएसएनएल का सिम कार्ड 100 रुपये 150 का आता है, और जो पुराने मोबाइल है वो बहुत सारे लोगों के वो फ्री में भी मिल जाते हैं। आजकल लोगों, गरीब आदमी के पास मोबाइल नहीं है तो उसकी वजह ये नहीं है कि उसके पास खरीदने के लिए 500 रुपये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्री में मोबाइल देने को तैयार है। जैसे कि मैंने जब नया मोबाइल खरीदा तो मेरे जो असिस्टेंट सर्वेंट वगैरह, मैंने उनको पुराना मोबाइल फ्री में दे दिया था। इस तरह से बहुत सारे लोग हर साल नया नया मोबाइल खरीदते हैं और वो पुराना मोबाइल है वो एब्सोल्यूट फ्री में दे देते हैं। बहुत सारे ट्रस्ट भी मिल जाएंगे जिनके पास काफ़ी पैसा होता है चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए, वो भी उनको मेन प्रॉब्लम होता है वो सिम कार्ड खरीदने के लिए हर महीने जो पैसा देना पड़ता है वो पैसा उनके पास नहीं देता। तो एमपी है वो टेलीकॉम मिनिस्टर को बोल सकता है कि हर एक आदमी को पास यदि बीएसएनएल का एक ही मोबाइल है उसके पास, तो उसको मोबाइल पे 100 मिनट का टॉक टाइम और 100 एसएमएस फ्री में मिलने चाहिए, और वो एमपी को एसएमएस भेजता है तो वो फ्री काउंट होना चाहिए। मतलब एमपी चाहे तो ये सारी चीज़ें करवा सकता है। अब एंड में मान लो आदमी के पास मोबाइल नहीं है तो एमपी सिटीजन को स्मार्ट कार्ड दे सकता है, और वो स्मार्ट कार्ड अपने ऑफिस से वो बाई पोस्ट भिजवाए, और स्मार्ट कार्ड है उसको डुप्लीकेट करना मुमकिन नहीं है। आप गूगल करो स्मार्ट कार्ड क्लोनिंग डुप्लीकेट, तो आपको मिलेगा कि अब स्मार्ट कार्ड की कॉस्ट आती है 20 रुपये से 50 रुपये तक की, वो प्रैक्टिकली अब अनक्लोनेबल हो गया है। जैसे ये मेरे मोबाइल का सिम कार्ड है, वो सिम कार्ड यदि आपके हाथ में आ गया तो भी आपको क्लोन करने में लेने के देने पड़ जाएंगे, इतना आसान नहीं है। और यदि सिम कार्ड मेरे पास है तो उसको क्लोन करना नामुमकिन है। तो इस तरह से यदि वोटर ने, एक आदमी ने यदि वोटर का पास जो स्मार्ट कार्ड है वो क्लोन किया तो 1 का कर लेगा, 2 का कर लेगा, 10 का कर लेगा, वो 1000-10,000 का नहीं कर पाएगा। और वोटर है वो स्मार्ट कार्ड लेकर एमपी के ऑफिस आए और उसके द्वारा वो यस नो रजिस्टर कर सकता है। कैसे कि एमपी है वो टच स्क्रीन रख सकता है। टच स्क्रीन है वो अनपढ़ गवार आदमी भी आजकल चला लेता है। जैसे अनपढ़ गवार आदमी मैंने देखे जो कि एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, कैसे कैसे एटीएम पे टच स्क्रीन होता है। तो वो अपना स्मार्ट कार्ड डाले, स्मार्ट कार्ड में पिन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए पिन नंबर भी रख सकते हैं। वो अपना पिन डाले और उसके बाद जो भी चीज़ों पे उसको यस नो रजिस्टर करना है वो यस नो रजिस्टर करे। अब क्वेश्चन आता है कि प्रपोजल रखने की बात, प्रपोजल रखने की बात आती है तो जो गरीब आदमी है जिसके पास कंप्यूटर नहीं है या कुछ भी लंबा एसएमएस नहीं भेज सकता वो, क्योंकि जो सस्ते मोबाइल है उससे लंबा एसएमएस नहीं भेज सकते, उसकी प्रपोजल मान लो 2-3 पेज की है तो वो कैसे रजिस्टर करा सकता है कि वो 2-3 पेज वो 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट करा ले। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो एफिडेविट फ्री में करके देते हैं सरकारी कचहरी पे। हर एक कलेक्टर की कचहरी पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपको मिलेगा जो कि फ्री में एफिडेविट कर लेता है। तो अधिकतर तहसीलदार की कचहरी में भी एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है जो कि फ्री में एफिडेविट करके देता है, और वो एफिडेविट वो एमपी के ऑफिस में जाके रजिस्टर कराए। एमपी है वो पर पेज 20 रुपया फ़ी ले सकता है, और ये भी कह सकता है कि मैं पर सिटीजन एक एफिडेविट फ्री में लूँगा, या तो पर पेज 20 रुपया फ़ी ले ले तो थोड़ा ही खर्चा आएगा, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। अब इसमें एक बात ध्यान रहे कि ये जो प्रपोजल है, ये जो पूरा सिस्टम मैं प्रपोज कर रहा हूँ
कि एसएमएस के द्वारा एमपी को ऑर्डर भेजना वो पब्लिक कॉज के लिए है, प्राइवेट कंप्लेन के लिए नहीं। प्राइवेट कंप्लेन के लिए ज्यूरी सिस्टम और वो सब अलग अलग प्रोसीजर है। प्राइवेट कंप्लेन जो है, प्राइवेट कंप्लेन यानी एक आदमी की कंप्लेन हो, लेजिटिमेट हो सकती है। प्राइवेट कंप्लेन का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा गलत हो, कि एक आदमी ने पैसा दिया है, बिल्डर उसको फ्लैट नहीं दे रहा, तो वो प्राइवेट कंप्लेन है और वो गलत है ऐसा नहीं बोलता, पर वो प्राइवेट कंप्लेन है। पब्लिक कंप्लेन क्या है कि भाई फ्लैट मेरे नाम का है, वो गवर्नमेंट के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका नेगेटिव एडवांटेज क्या है कि मैं मान लो बॉम्बे गया 6 महीने 1 साल के लिए और वहाँ किसी ने मेरा फ्लैट बेच दिया और मुझे पता भी नहीं चलता, मुझे एसएमएस भी नहीं आता। आज मेरा क्रेडिट कार्ड खो जाता है और मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर का कोई मिसयूज़ करता है तो मुझे एसएमएस आता है, तो मुझे तुरंत पता लगता है, तो मैं क्रेडिट कार्ड को रोक सकता हूँ कि भाई ये मिसयूज़ हो रहा है मेरे क्रेडिट कार्ड का। जबकि मेरा घर बिक जाता है तो मुझे कोई एसएमएस नहीं आता, कोई ईमेल नहीं आता, कोई लेटर भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया रेवेन्यू मिनिस्टर ने। लैंड रिकॉर्ड के मिनिस्टर होता है रेवेन्यू मिनिस्टर, यानी कि इस तरह का सिस्टम कि भाई आपका घर बिक रहा हो तो आपको एसएमएस आए, तो वो सिस्टम नहीं है। और ऐसा सिस्टम होना चाहिए, वो पब्लिक कॉज हुआ। तो पब्लिक कॉज में यदि सैकड़ों आदमियों की कंप्लेन है तो कोई ना कोई आदमी अपने खर्चे पे 20-50 रुपए, कोई 1000 कोई लाख 2 लाख का खर्चा नहीं है इसमें। एफिडेविट बनाने में, रजिस्टर कराने में मुश्किल से 100-200 रुपए का खर्चा आएगा। पब्लिक कॉज है तो एक ना एक आदमी उसको लिए एफिडेविट करने को तैयार हो जाएगा और उसके बाद नागरिकों को सिर्फ शॉर्ट कोड ही भेजना है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने एमपी को रिक्वेस्ट करो या ऑर्डर करो, जो भी आपको ठीक लगता है, कि वो इस तरह का सिस्टम अपनी कंस्टिट्यूएंसी में खड़ा करे। कैसे? कि उसको एमपी लाड़ का 3 करोड़ रुपया आता है साल का, 2-3 करोड़ रुपया आता है, और उसके द्वारा वो इस तरह का सिस्टम खड़ा कर सकता है कि 2 करोड़ में से उसके 10-20 लाख वो ऑफिस में खर्च करे, और वो ऑफिस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रहेगी तो ऐसा नहीं है कि एमपी की जेब में चला जाएगा। वहाँ पे आदमी आके कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है, वो जो एमपी का आदमी है वो उसको स्कैन करेगा, पर पेज 20 रुपया फी लेगा, उसको देखेगा कि भाई इसमें कहीं गाली गलौज नहीं है, डिफेमेटरी नहीं है, उसको वेबसाइट पर रखेगा, और फिर उस कंस्टिट्यूएंसी का कोई भी आदमी एसएमएस के द्वारा उस पर यस नो रजिस्टर कर सकता है। यानी ये सिस्टम है वो एमपी एमएलए खुद अपने पैसे से यानी उनको जो डेवलपमेंट का पैसा मिलता है गवर्नमेंट की ओर से, उसके पैसे पे खड़ा कर सकते हैं। प्राइवेट सिस्टम क्यों नहीं खड़ा कर रहे? मुझे एक ऐसा क्वेश्चन आया कि आप खुद ही इस तरह का सिस्टम क्यों नहीं खड़ा कर रहे कि देखो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई लीगल वैल्यू नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है, पॉलिटिकल वैल्यू भी नहीं है। लीगल वैल्यू तो शायद एमपी के सिस्टम की भी ना हो, क्योंकि जब तक ये चीज़ गैजेट में नहीं छपती, और गैजेट में छापने का पावर एमपी के पास नहीं है, वो पीएम सीएम के पास है, तब तक इसकी लीगल वैल्यू नहीं है। लेकिन एमपी शुरू करता है तो उसकी पॉलिटिकल वैल्यू है, क्योंकि एमपी है वो उस कंस्टिट्यूएंसी में जो 15 लाख वोटर है उनमें से 3-4, 5 लाख, 6 लाख लोगों के वोट लेने के बाद वो एमपी बना है। जबकि मैं अपना सिस्टम शुरू करता हूं तो उसका कोई पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है कि लोग मेरा वेबसाइट देख के बोल सकते हैं कि भाई ये तो एकदम फर्जी वेबसाइट है, इस पे तुमने मोबाइल नंबर रखे, वो सब गलत है। और मैं मोबाइल नंबर रख नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो मान लो आपने मुझे कोई एसएमएस भेजा तो मैं आपका एसएमएस रखूंगा, मोबाइल के आखिरी 4 आंकड़े रखूंगा। पर यदि मैंने आपका मोबाइल नंबर रखा तो आपको प्रॉब्लम किस सेंस में हो जाएगी कि बहुत सारे स्पैम एसएमएस आने शुरू हो जाएंगे। धमकी या गुंडागर्दी का प्रॉब्लम नहीं है, आपका मोबाइल नंबर वैसे भी 50-20 लोगों के पास होता है। आपने में से कुछ लोगों ने फेसबुक पे भी डाला होगा, अलग अलग वेबसाइट पे भी रखा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल नंबर मिल गया तो धमकी। पर स्पैमिंग का प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो जाएगा। फिर दूसरा, मेरे जो वेबसाइट है उसका कोई वैल्यू इस सेंस में नहीं है कि मुझे सिर्फ 7,500-8,000 लोगों ने वोट दिया था, तो मैं ये दावा नहीं कर सकता कि भाई देखो लाखों लोगों पर मुझ पर भरोसा है। जबकि एमपी यदि एसएमएस करता है तो उसकी वैल्यू है, क्योंकि एमपी के पास कुछ पॉलिटिकल पावर भी है। आपने मेरे वेबसाइट पे प्रपोजल डाला तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ? मैं अधिक से अधिक एमपी को कागज लिख सकता हूँ, मैं एमपी को एसएमएस भेज सकता हूँ, या मैं पीएम को कागज लिख सकता हूँ, या मैं पीएम को, तो वो तो आप भी कर सकते हो। मेरे और आप में कोई फर्क नहीं है। जबकि एमपी के पास फर्क है, कोई वो स्पीकर को ऑर्डर दे सकता है। एमपी यदि 2, 5, 10, 15, 50 एमपी स्पीकर को ऑर्डर देते हैं कि ये कानून पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए रखो, तो स्पीकर को डिस्कशन के लिए रखना पड़ेगा। यानी कि गाड़ी लीगल पटरी पे आगे बढ़ रही है। आप एमपी के वेबसाइट के द्वारा, मेरे वेबसाइट के द्वारा गाड़ी आगे बढ़ रही है। किस तरह से? पॉलिटिकल कैंपेन की तरह से, तो वो तो वैसे भी चल ही रहा है।
हम एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेज रहे हैं, अखबार में एडवर्टाइज दे रहे हैं, तो हमारा राइट टू रिकॉल का कैंपेन तो बढ़ ही रहा है। फिर भी मैं एक वेबसाइट शुरू करूंगा, फिर मेरा दूसरा भी प्रॉब्लम, मेरा टाइम का प्रॉब्लम रहता है। जैसे कि आपको सबको पता है कि मैं ये सारा काम पार्ट टाइम करता हूँ, मैं पार्ट टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करता हूँ, उससे जो पैसा आता है उससे मैं अखबार में एडवर्टाइज देता हूँ, सारी पैम्पलेट छापता हूँ, लोगों को बाई पोस्ट भेजता हूँ। तो फिर टाइम का फैक्टर रहता है कि मेरे पास पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए दिन में 4-5 घंटे ही होते हैं, और मैं स्टाफ भी नहीं रख पाता क्योंकि मैं डोनेशन नहीं लेता, मेरी जो इनकम है मैं उसी से काम चलाता हूँ। इसलिए मैं वो वेबसाइट खड़ा करने की कोशिश करूँगा, पर मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टाइम में हो पाएगा। लेकिन एमपी के पास, एमपी लाड का पैसा है, वो ये वेबसाइट शुरू करवा सकता है। तो अब मैं समराइज करूँगा कि जो हम नारेबाजी करते हैं, टोपी पहन के घूमते हैं, आम आदमी की टोपी या जो भी टोपी पहननी है, वो करना है तो करो, वो फिजूल टाइम वेस्ट है, फिर करना है तो करो। लेकिन साथ साथ में आप अपने एमपी एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजना शुरू करो। आप अपने नेता को कहो कि वो भी अपने एमपी एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजें। जैसे मैंने आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई आप ये कागज इकट्ठा कर रहे हो कि हम बिजली के बिल नहीं देंगे वगैरह वगैरह, आप एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर क्यों नहीं भेजते? तो उन्होंने मुझे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे कि एक आदमी ने 10 सिम कार्ड खरीद लिए, तो मैंने कहा वो पकड़ा जाएगा। जब वो आदमी को बोलो कि भाई सिम कार्ड पे वोटर कार्ड नंबर रजिस्टर करे, तो एक ही सिम कार्ड पे उसको 10 वोटर कार्ड रजिस्टर करने पड़ेंगे, तो वो पकड़ा जाएगा, सिस्टम उसको रिमूव कर देगी। फिर पूछा कि भाई एक आदमी ने 5 एसएमएस भेज दिए, तो वो तो सिस्टम वहीं पकड़ लेगा कि भाई एक ही मोबाइल है, उससे 5 बार यस आया, वो 5 का 1 कर देगा। फिर कहा लोगों के पास मोबाइल नहीं है, मैंने कहा दिल्ली में तो 70-80% लोगों के पास मोबाइल है, अभी तो आपकी एक्टिविटी दिल्ली तक सीमित है, तो दिल्ली में तो ये करो, बाकी भारत में ये कम चलेगी, ऐसा नहीं है नहीं चलेगी, कम रफ्तार से चलेगी, लेकिन दिल्ली में तो काफ़ी तेज दौड़ेगी। तो उनके सारे टेक्निकल क्वेश्चन पूछने के बाद मैंने कहा, तो कुछ कुछ कार्यकर्ताओं ने एसएमएस से ऑर्डर भेज भी दिया एमएलए को। फिर मैंने कहा कि आप अरविंद गांधी को बोलो कि वो भी एसएमएस से एमएलए को रिक्वेस्ट भेजे, ऑर्डर भेजे, जो भी, वो ऑर्डर भी भेज सकता है। लेकिन मान लो अरविंद गांधी कहते हैं कि वो दिल्ली के वोटर नहीं है, वो शायद गाजियाबाद, पता नहीं जहाँ भी है, तो वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ऑर्डर नहीं। तो या तो उनके जो दिल्ली के साथी है, सीनियर लोग हैं, भूषण वगैरह, वो तो ऑर्डर भेज सकते हैं क्योंकि वो तो दिल्ली के वोटर है, तो आप उनको बोलो। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं, उन्होंने, अरविंद भाई ने एसएमएस से ऑर्डर, एमएलए को ऑर्डर भेजने से मना किया। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है उनको एसएमएस से ऑर्डर भेजने की? इतना अनशन कर रहे हैं, स्टील के ग्लास में जूस पानी जो भी है पी रहे हैं स्टील के ग्लास में, और ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं, प्रेस पे इतनी गालियां दे रहे हैं, इसको गालियां दे रहे, उसको गालियां दे रहे, तो एमएलए को एक एसएमएस से ऑर्डर भेजने में क्या जाता है उनको? पर प्रॉब्लम ये आता है कि एक बार नागरिक को ये लत लग गई, जो मेरा काम, जो मैं चाहता हूँ, मैं जब आपको बोलता हूं कि आप इस मुद्दे पे एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजो, आप इस मुद्दे पे एमपी को एसएमएस भेजो, तो मेरा मेन गोल क्या है कि आपको एसएमएस भेजने की आदत पड़े। आप एक एसएमएस भेजोगे, मैं आपको 100 एसएमएस भेजने को कहता हूं, आपने 100 में से 99 एसएमएस नहीं भेजे, लेकिन यदि एक एसएमएस का प्रपोजल आपको अच्छा लगा, या आपने अपने मर्जी से कोई 100 को सारे के सारे अच्छे नहीं लगे और मर्जी से 101वां सोचा जो कि आपको अच्छा लगा, तो आप एक बार एसएमएस से जब ऑर्डर भेजोगे तो आप नेता से आज़ाद हो जाओगे। ये अलग तरह की आज़ादी की मैं बात बोल रहा था कि यदि मैं 1940 में भारत में आता, जब अंग्रेज़ों से आज़ाद होने की बात हो रही थी, तो मैं कार्यकर्ताओं को कहता कि आप पहले दुरात्मा गांधी की मानसिक गुलामी से आज़ाद हो जाओ, क्योंकि दुरात्मा गांधी कहते हैं कि पानी, तो आप कहते हो पानी, उन्होंने कहा दिन, तो आप कहते हो दिन, वो कहते हैं तलवार फेंक दो, चरखा घुमाओ, तो आपने तलवार फेंक दी, चरखा घुमाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि बंदूक फेंक दो, भजन गाओ, तो आपने बंदूक फेंक दी, भजन गाना शुरू किया। मतलब अंग्रेजों की तो फिजिकल गुलामी थी, आप दुरात्मा गांधी के जो मानसिक गुलामी के गुलाम बन गए हो, वो ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि उसकी वजह से टाइम पास हो रहा है। फिर इसी तरह से जो आज कार्यकर्ता किस तरह से अरविंद गांधी के मानसिक गुलाम हो गए कि एसएमएस का प्रपोजल उनको 100% सच लगने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि भाई अरविंद भाई एसएमएस भेजने से मना कर रहे हैं, इसलिए हम एसएमएस नहीं भेजेंगे।
फिर मैंने अरविंद भाई से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये एसएमएस का प्रपोजल मैं नहीं कर रहा हूं। उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन पूछे तो सारे टेक्निकल क्वेश्चन का भी मैंने जवाब दे दिया। और अंत में कहते हैं कि नहीं, मैं अपने वॉलंटियर को कहने वाला हूं कि वो एसएमएस से ऑर्डर ना भेजे, मैं ये एसएमएस की ऑर्डर भेजने की प्रपोजल। और उसका कारण यही है कि नागरिक ने खुद एमपी एमएलए को ऑर्डर भेजना शुरू किया तो वो अरविंद गांधी से आजाद हो जाएंगे और उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी कि आज बिजली पानी के मुद्दे पे उन्होंने लोगों के पास सिग्नेचर कराया कागज पे, वो 10 लाख कागज लेके, तो इससे अरविंद गांधी की एक नेता की तरह वैल्यू उभर आई। अब उन्होंने, दिल्ली के लोग तो ये भी चाहते हैं कि बांग्लादेशियों को निकाला जाए, लेकिन बांग्लादेशियों पे उन्होंने कागज नहीं लिखवाए क्योंकि एमडी टीवी और बहुत सारे टीवी चैनल है, उनको सऊदी अरेबिया से पैसा आता है। और वो टीवी चैनल वालों ने बोला कि भाई आप यदि बांग्लादेशियों का मुद्दा छेड़ोगे तो हम आपको कवरेज नहीं देंगे, इसलिए अरविंद भाई ने बांग्लादेशियों का मुद्दा फेंक दिया। लेकिन यदि नागरिकों को एसएमएस भेजने की आदत डाली जाए तो आज वो बिजली पानी के मुद्दे पे एसएमएस भेजेंगे। और कल अरविंद भाई कहते हैं कि नहीं, बांग्लादेशियों को भारत में रहने दो, तो नागरिक कहेगा भाई ऐसी की तैसी है तो गलत बात है, मैं तो अभी एमएलए को ऑर्डर भेज देता हूं कि बांग्लादेशियों को गिन गिन के निकालो। तो नागरिक को पास जब सीधा वो एमएलए को ऑर्डर भेजेगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू गॉड में की बात करता हूं, तो पुजारी बीच में से निकल गया, पुजारी की दुकान खत्म हो गई। अब आप भगवान से, मतलब एमएलए एमपी एमएलए, मतलब लीगल सेंस में वो भगवान क्यों है? क्योंकि कानून बनाने का पावर उसके हाथ में है। वो मोरली वो भगवान नहीं है क्योंकि करप्ट है, पर कम से कम वो लीगल सेंस में भगवान के जितना पावर, क्योंकि कानून बनाने का पावर आज भी एमपी एमएलए के पास है। तो एक बार आप सीधा जब एमपी एमएलए पे दबाव डालने का टेक्निक मेथड आपके पास आ जाएगा, तो बीच में जो नए नेता उभर के आ रहे हैं, अन्ना, अरविंद गांधी, सुब्रमण्यम स्वामी, इन सबकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। और ये जो नए पुजारी है, नए बिचौलिए हैं, नए मिडलमैन है, वो नहीं चाहते कि आम आदमी या आम कार्यकर्ता सीधा अपने एमपी को, एमएलए को ऑर्डर भेजे, इसलिए उन्होंने इस प्रपोजल का विरोध किया। तो आपको जो भी टेक्निकल क्वेश्चन हो आप मेरे फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं। मेरे फेसबुक नोट्स पे आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल के नोट्स सेक्शन में जाओगे तो ऑर्डर योर एमपी वाया एसएमएस, इस टॉपिक पे आपको 3 नोट्स मिलेंगे। आप पूरा नोट्स का सेक्शन खोल के आप सर्च करना एसएमएस पे, तो आपको 4-5 नोट्स मिलेंगे। उनमें से 3 नोट्स में मैंने ये सारे टेक्निकल मुद्दे एक्सप्लेन किए हैं। मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि अरविंद गांधी ने एसएमएस से ऑर्डर भेजने से क्यों मना किया। वो पैसे की बात करने लगे कि भाई इसमें तो कितना सारा खर्चा हो जाएगा, 10 करोड़ लोग एसएमएस भेजेंगे, भाई क्या खर्चा होगा। एक एसएमएस की कीमत आती है 5 पैसा। मान लो दिल्ली का हर एक आदमी एसएमएस भेजता है, 1 करोड़ वोटर है दिल्ली में, तो खर्चा आया 5 लाख। अब एक कागज की कीमत कितनी है? मिनिमम 20-25 पैसा, उसमें आपने छपवाया आगे पीछे, उसका ऑफसेट का खर्चा 10-20-50, यानी कागज छापकम के साथ उसका खर्चा मिनिमम 50 पैसा है। वो कार्यकर्ता इधर उधर लेके घूम रहा है कागज, उसका पेट्रोल का खर्चा, उसका पूरा दिन गया। वो चलो वो बात ठीक है, पर एक बार मैंने साइन ले लिए, वो कागज कार्यकर्ता ने ले लिया, अब वो जो नागरिक है वो 10 आदमियों को फॉरवर्ड नहीं कर सकता। जबकि एसएमएस, यदि कार्यकर्ता उसको बोलता है कि भाई ये एसएमएस आप भेज सकते हो अपने मोबाइल से, वो आदमी एग्री हो जाता है, कार्यकर्ता ने उस आदमी को एसएमएस फॉरवर्ड कर दिया। अब उसने एमएलए को भेजा, एमपी को भेजा, सीएम को भेजा, पीएम को भेजा, पार्टी के सर्वर पे भेजा ऐसा रिकॉर्ड। अब उस नागरिक को यदि बात अच्छी लगी कि ये बांग्लादेशियों को निकालने की बात अच्छी है, या तो ये एमपी को 3 महीने के लिए सस्पेंड करने की बात अच्छी है, तो वो अपने 20-25-50 लोगों को फॉरवर्ड कर सकता है। तो इससे प्रचार का काम है वो और ज्यादा गति से चलेगा। यानी कागज के मुकाबले में खर्चा 1/10 है और मेहनत 1% है, 100वें भाग की मेहनत है। तो भी इन्होंने विरोध किया, क्योंकि इसमें देखो, यदि 1 करोड़ दिल्ली के नागरिक बिजली पानी पे मुद्दे पे एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजते हैं, तो अरविंद गांधी को क्या मिला? 0, कुछ नहीं। ना उनका अखबार में फोटो छपेगा, उनको बस थोड़ी बहुत क्रेडिट मिलेगी कि सबसे पहला एसएमएस इन्होंने भेजा, बस थोड़ा क्रेडिट मिलेगा। पर जो सारे कार्यकर्ता उनके नाम की टोपी पहने घूम रहे हैं या उनके पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। जबकि यदि 1000 कार्यकर्ता गलियों में कागज लेके घूम रहे हैं, तो इससे उनकी पार्टी को नाम मिलेगा, वोट काटे, मतलब वोट मिलेंगे, यानी बीजेपी के नरेंद्र मोदी साहब के वोट काटने में उनको सहूलियत मिलेगी, और इस तरह से उनको मेथड। तो ये जो कागज लिखने का काम है वो अंत में आपको, यानी नागरिक को, कार्यकर्ताओं को क्या देगा? सिर्फ एक नया नेता देगा।
जबकि यदि आप सीधा एमपी एमएलए को एसएमएस भेजोगे तो आपको अच्छे कानून मिलेंगे। ये फर्क है। आपको यदि सिर्फ एक नया नेता चाहिए देश में, इतने नेता कम थे जो आप एक और नया ला रहे हो, ये उम्मीद लेके कि वो बिकेंगे नहीं, मतलब वो नहीं बिकेंगे चलो मान लिया, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि उनके 500 आदमी जो पार्लियामेंट में आएंगे उनमें से 400 नहीं बिकेंगे, इसमें फर्क है। यदि आप कहते हो कि अरविंद गांधी नहीं बिकने वाले, मैं आपकी बात मान लूंगा, क्योंकि एक आदमी ना बिके, एक आदमी को यदि इतना सारा नाम मिल रहा हो तो शायद वो पैसे के पीछे ना भागे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके लिए नाम ही पैसा होता है, और बाकी जब तक उन खाने पीने जितना तो पैसा है उनके पास दवाइयों का पैसा है, मतलब CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में है कि भाई आपके हस्बैंड या आपके वाइफ यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर है, गेजेटेड ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर एक्सेट्रा, तो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड यानी 1 करोड़ जितना मेडिकल अलाउंस लाइफ लॉन्ग कभी भी रिटायर होने के बावजूद भी मिलता है। तो आजकल सबसे बड़ी चिंता आदमी को होती है, वो घर की होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये दवाई की होती है तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब एक पॉइंट के बाद कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि जिन्हें बंगला गाड़ी महल वगैरह नहीं चाहिए, अब उनको नाम चाहिए, तो मैं मान लूंगा कि चलो एक आदमी नहीं बिकेगा, पर यह मान लेना कि उनके 500 MP आएंगे और 500 में से 400 बिकेंगे नहीं, ये अनरियलिस्टिक और फॉल्स एजम्पशन है। तो ये फॉल्स एजम्पशन को भी आप मानो तो अंत में आपको ये कागज लिखाई पट्टी करने से अधिक आपको क्या मिलेगा, 500 नए MP मिलेंगे, जिनमें से 400 MP दूसरे दिन बिक जाएंगे। जबकि नागरिक यदि सीधा MP को MLA को SMS से ऑर्डर भेजना शुरू करते हैं तो उससे अच्छे कानून आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं इसमें एक और ऐड कर दूं कि मेरी एक और बात हुई थी उनसे अक्टूबर 2010 में मैंने उनको, और फिर बाद में जब वो दोबारा अनशन पे बैठे, ये 2012 में, जुलाई 2012 में, कि जन लोकपाल की मांग है, तो आपने MP को SMS से ऑर्डर भेजा कि जन लोकपाल का कानून पास करो, तो उसने बोला कि SMS से ऑर्डर भेजने से क्या होगा, MP डिलीट कर देगा। मैंने कहा नारेबाजी से क्या होगा, पोस्टर लगाने से क्या होगा, तुमने आज कोई पोस्टर लगाया, कल दूसरे दिन आके म्युनिसिपैलिटी वाला उसको फाड़ देगा, पुलिस वाला आके उसको फाड़ देगा। अब आप 10 लाख लोगों को, 1 करोड़ लोगों को बोल रहे गलियों पे आओ, तो 10 करोड़ लोगों को ये क्यों नहीं साथ साथ बोलते कि भाई MP को SMS से ऑर्डर भेजो। 2 मिनट का काम है, 1 मिनट का काम है, एक पॉइंट के बाद तो सारा फॉरवर्डिंग ही हो जाएगा, हर एक को आदमी को टाइप तो करना नहीं पड़ेगा। तो भी उन्होंने जन लोकपाल के मुद्दे पे भी अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं कहा कि MP को SMS से ऑर्डर भेजो कि जन लोकपाल का कानून पास करे। क्यों? क्योंकि यदि कार्यकर्ताओं को ये कहा होता तो कार्यकर्ता फिर ये भी SMS भेज देते कि जन लोकपाल विथ राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का कानून पास करो, तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाती। उनको लोकपाल कानून चाहिए था जिसमें राइट टू रिकॉल लोकपाल ना हो। जबकि यदि कार्यकर्ता या नागरिक सीधा MP MLA को SMS से ऑर्डर भेजते तो पहला SMS वही भेज दिया जो उन्होंने बोला था। बाद में हर एक नागरिक नहीं तो कम से कम कार्यकर्ता अपना दिमाग लगाएगा कि ये 10 लोकपाल बिक गए, मल्टीनेशनल कंपनी के एजेंट हो गए, जैसे मनमोहन सिंह मल्टीनेशनल कंपनी का एजेंट हो गया है, वॉलमार्ट का या जो भी है, तो देश पूरा का पूरा बिक जाएगा। तो तुरंत वो दूसरा SMS MP को भेजेगा कि पास जन लोकपाल लॉ विथ राइट टू रिकॉल जन लोकपाल लॉ, तो उसमें अरविंद गांधी इस गाड़ी को रोक नहीं पाएंगे। तो मैं आपको क्यों ये SMS की बात कर रहा हूं, क्योंकि नागरिक खुद अपने सांसद को SMS से ऑर्डर भेजे। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें नेता सिर्फ एक्सीलरेटर दे सकता है, ब्रेक नहीं डाल सकता। वो इसको तितर बितर भी नहीं करता। जैसे जन लोकपाल का आंदोलन उन्होंने स्टीयरिंग घुमा के इलेक्शन की साइड पे ले गए, कार्यकर्ता कुछ नहीं कर पाए। लेकिन यदि कार्यकर्ता सीधे MP को SMS भेज रहे होते तो आंदोलन को मैनिपुलेट करने की ताकत जो नेता में है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सांसदों को SMS से ऑर्डर भेजना शुरू करें। क्या ऑर्डर? जो भी आपको ठीक लगता है। धन्यवाद।